बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में भाकपा माले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की मंशा और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हमला है और नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की एक संगठित साजिश है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अचानक शुरू की गई बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या विपक्षी दलों के परामर्श के। आयोग ने सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव में आए कुछ आरोपों का हवाला देकर इस प्रक्रिया को जायज ठहराने की कोशिश की है, जो ना तो पर्याप्त है और न ही पारदर्शी। एसआईआर के तहत आयोग ने लगभग 5 करोड़ नए मतदाताओं को दस्तावेजों के जरिए अपनी नागरिकता साबित करने का निर्देश दिया है, जबकि 2003 की सूची में दर्ज मतदाताओं को यह नहीं करना होगा। भट्टाचार्य ने इसे सांख्यिकीय भ्रम बताया और कहा कि 2003 की सूची में नाम दर्ज लोगों में से लाखों लोग अब जीवित नहीं हैं या पलायन कर चुके हैं। ऐसे में 5 करोड़ बनाम 5 करोड़ का आंकड़ा भ्रामक और गुमराह करने वाला है। चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों जैसे मैट्रिक प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और सवाल उठाते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 2023 में कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की केवल 15% आबादी के पास ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। ऐसे में करोड़ों लोग अनजाने में ही मताधिकार से बाहर कर दिए जाएंगे। भाकपा माले ने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया से कम 1 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे नया एनआरसी और डिजिटल डिमोनेटाइजेशन की तरह बताया, जो आम लोगों को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र के विरुद्ध है। दस्तावेज न होने पर लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, भले ही वर्षों से इस देश के नागरिक रहे हों। भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग का यह सिद्धांत संविधान में प्रदत्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को कमजोर करता है। विपक्ष अब इस मुद्दे को अदालत में ले जाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती देने का भी विकल्प देख रहे हैं। साथ ही जनता को जागरूक करने और आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाल ही में प्रवासी मजदूरों के घरों को अचानक तोड़ देना और बिहार में मतदाता पहचान से वंचित करना आपस में जुड़ी साजिशें हैं। उन्होंने कहा कि यह एक समन्वित प्रयास है गरीबों, प्रवासियों और वंचित तत्वों को लोकतंत्र की प्रक्रिया से बाहर करने का। भाकपा माले नेता ने यह सवाल उठाया कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें वोटर नहीं चाहिए या फिर उन्हें सिर्फ अपने ही वोटर चाहिए। भाकपा माले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एसआईआर केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे राजनीतिक श्रेणी करार देते हुए जनता से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे वजह ये था, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक एसआईआर के नाम पे उन्होंने एक स्पेशल इंटेंसिव इलेक्शन रूल्स को रिविजिट करने का 2003 के बाद उन्होंने एक मुहिम चालू किया। इसको लेके हम लोग के कई सारे सवाल। तो विपक्षी पार्टियों के तरफ से एक जॉइंट रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कल के दिन पार्टियों को अपॉइंटमेंट दिया। अपॉइंटमेंट देने का प्रक्रिया भी इस बार उनकी तरफ से कुछ नया था। जो अपॉइंटमेंट देने के प्रक्रिया में बहुत सारा नेगोशिएशन करना पड़ा पार्टीज को। एंड पहली बार ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, बल्कि कुछ एक नया सेटअप उन्होंने रखा है, जहाँ पे नियम रैंडमली तय हो रहे हैं और मिलने अभी कंसल्टेशन प्रोसेस का जो सिलसिला होनी चाहिए वो भी एक कोई नया रिजीम उन्होंने चालू किया। खुद सीसी साहब ने इस बात को जिक्र भी किया, इट्स वेरी न्यू रिजीम, न्यू इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू। तो कल मुलाकात हुई, उसके बाद एक प्रेस वार्ता कल शाम को इलेक्शन कमीशन के बाहर ही हुई भी थी। हमें दरअसल लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूरत इसीलिए है, बिहार के संदर्भ में जो सवाल कल उठाए गए थे विपक्षी दलों के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ साफ शब्दों में उसका जवाब नहीं। और अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो रहे थे उनकी तरफ से प्रेस वार्ता भी आई है, बट उसमें भी कुछ खास जवाब जो उन्होंने मुंह से बोला वही लिख के भी दिया। तो हमें लगा कि कई सारे पहलू हैं इसमें, कुछ सेंसिटिव मसले भी हैं, कुछ ऐसा भी सवाल है जो जनता के सामने रहनी भी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज सीपीआईएमएल की तरफ से कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव पार्टी को कल डेलीगेशन में कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य और मैं दोनों लोग मौजूद थे विपक्षी पार्टियों के डेलीगेशन में।
हमें लगा कि थोड़ा विस्तार में चीज़ों को बताने का मौका होनी चाहिए, तो इसी संदर्भ में रखा गया। तो दीपांकर जी बाकी चीज़ें विस्तार में बताएंगे। So, there were three good things about yesterday's meeting. Number one, the Election Commission agreed to meet us. Number two, the Election Commission actually met us. And number three, we were allowed to present our concerns before the Election Commission. And there the list ends. Because whatever we said, it just fell on deaf ears. There was absolutely no response, really. I mean, because there are so many serious concerns, serious questions being raised. And the Election Commission was in a very smug, I thought that they couldn't be least bothered about it. So the first question which everybody asked is why suddenly this SIR after 22 long years and just before months before the Election Commission had no answer to this. If you look at the Election Commission, the circulars, they talk about reasons like migration, urbanization, demographic changes, which are all, everybody knows that these are kind of continuing phenomena. Nothing sudden which is, nothing sudden, no such major development which actually compelled the Election Commission to undertake such a thing now. And the only other thing the Election Commission said, that after Maharashtra, a lot of allegations have come up. So I don't know if this is the Election Commission's way of answering the Maharashtra questions. The questions where there are a lot of anomalies. The way the electoral numbers, the number of voters suddenly jumped, the way voting percentage jumped. So the Election Commission doesn't really have any credible answer to that. So if they are trying to, but what they are trying to do in Bihar, this is like a complete restructuring of the electoral enrollment process. So what the government is actually, the Election Commission is trying to do, this is something unprecedented. Never before in any election did the electors have to prove that they were citizens of India. If at all there was any question about any particular voter, the onus was on the state to prove that somebody is not a citizen or somebody is not a legitimate voter. So the onus was never on the electors. ये onus इन्होंने पूरी तरह से अब शिफ्ट कर दिया है, पूरी तरह से अब शिफ्ट हो गया है मतदाताओं के ऊपर कि आपको साबित करना है. And the Election Commission just didn't say why they are doing this. And such a big thing, I don't even know whether it is within the purview of the Election Commission to undertake such a drastic change. तो कोई जवाब इसका नहीं था. And the numbers which the Election Commission is giving, 5 crore करीब 4.96 is it? जो 2003 list में थे, that these people will not have to prove anything. All that they will have to do is they will have to cite the relevant extracts from the 2003 electoral roll. Now this is a statistical illusion. The number 4.96. Now if you look at not just the number, if you look at the people who constituted those numbers in 2003, so it is very clear that over the last 20 years, maybe 1 crore people have passed away. They are no more. They don't exist anymore. Migration from Bihar, there is a seasonal migration, temporary migration, and there is also permanent migration. So a lot of people from Bihar, they are now are voters in other states. In Delhi probably, there are many who come from Bihar, but they vote in Delhi. So this permanent migration, if you take that into account, maybe you'll be looking at another 50 lakh or even maybe close to 10 million people. So which will mean that from the 2003 voter list, maybe only 3.5 crore, 3 crore, they are still relevant. So if the total adult population today is projected to be around 8 crore, slightly more than that,
So 5 crore people will have to prove their citizenship. This is a huge number, and the election commission appeared to be just very, very complacent about it. Nothing, no, not bothered about it at all. Number 3, the kind of documents which are being expected. अब लोगों के पास क्या है? ज्यादातर लोगों के पास, आई थिंक 80 to 90% लोगों के पास शायद आधार कार्ड है. तो आधार कार्ड को इसी सरकार ने बहुत हर चीज को आधार से लिंक कर दिया, हर चीज को कर दिया. अब जब वोटर रोल की बात आई तो आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है. अभी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो एपिक दिया है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उस कार्ड का कोई मतलब नहीं है. लोगों के पास मान लीजिए जॉब कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, उसका कोई मतलब नहीं है. अगर हम वी आर लुकिंग एट लेट्स से पीपल हु वर बोर्न आफ्टर 2004, वोटर्स आफ्टर नॉट आफ्टर 2004, आफ्टर 1987, तो वो 30-40 साल के एज ग्रुप के लोग हैं. उसमें बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो ड्राइविंग लाइसेंस का भी कोई मतलब नहीं है. तो जो लोगों के पास है अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, गुड नंबर ऑफ पीपल दे हैव इट, उसका कोई मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है. जो आप मांग रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है. आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कितने लोगों के पास है? डेटा है बिहार में. हम लोगों ने जो कास्ट सर्वे किया था 2023 में बिहार में, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें मेरे ख्याल से करीब 15% का आंकड़ा आया पीपल हु कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन. बाकी ड्रॉप आउट कर जाते हैं. आप मांग रहे हैं जमीन का रिकॉर्ड, रेसिडेंस प्रूफ, कितने लोगों के पास है जमीन? आप मांग रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट लोगों के और उनके पेरेंट्स के, तो कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है नहीं. अब इस पर जो हम लोगों ने कहा, द ओनली थिंग द इलेक्शन कमीशन सेड, इट वाज अ ट्रूइज्म, नो एलिजिबल वोटर विल बी लेफ्ट आउट. What does it mean? I mean, eligibility, who you consider eligible, that's the big question. How do you assess this eligibility? ये पूरे एक्सरसाइज का मतलब ही तो ये है. और हमारी आशंका है कि भाई अगर इस तरीके से एक्सरसाइज चला तो बड़े आराम से 1 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे. जो अब जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे 2 बार 3 बार, अगर घर पे नहीं मिले, so we'll presume that they are not ordinarily residents of Bihar. And that is one of the eligibility criteria. You have to be an ordinarily resident of Bihar. आप कुछ भी आप तय कर देंगे इस आधार पर. तो इसलिए ये तो एक mass disenfranchisement बिहार के लिए ये खतरा है. और बिहार तो एक तरीके से जस्ट शुरुआत है, ये तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है. अब यही हर जगह होने वाला है. और इसका मतलब ये होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी खूबी ये थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दुनिया का इलेक्टोरल हिस्ट्री अगर देखा जाए, इन मेनी कंट्रीज इट टुक डेकेड्स फॉर पीपल टू गेट वोटिंग राइट. अभी अमेरिका में तो ब्लैक लोगों को तो मेरे ख्याल से 1960s में जाकर के वोटिंग राइट मिले. महिलाओं को नहीं मिलते थे, उसके लिए एक चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ. फॉर्मल एजुकेशन जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिलता था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको नहीं मिलता था. तो हमें फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद, when we adopted the constitution, we got it at one go. वो सिक्वेंशियली हमको नहीं लड़ना पड़ा कि आज पहले इनको मिलेगा, दलितों को नहीं मिलेगा, आदिवासियों को नहीं मिलेगा, महिलाओं को नहीं मिलेगा, अब लड़ते रहो इसके लिए. वो नहीं मिला. हमें सीधा एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, वेयर एवरी एडल्ट पर्सन हैज अ वोटिंग राइट. तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब अगर आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, अब रेसिडेंशियल प्रूफ, अब ये सारी बातें मांग रहे हैं, तो इफेक्टिवली इट मीन्स दैट यू आर रिड्यूसिंग, यू आर restricting this adult universal adult franchise, the universality of it, वो that is at stake. These are very major issues, not just concerning this particular election कि बिहार में क्या होगा नहीं होगा. ये इतने बड़े सवाल हैं, and election commission doesn't bother to answer any of these questions. तो कल मीटिंग में भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ऐसे भी कोई बात नहीं कर रहे हैं. और ये जो बातें हुई कि लॉजिस्टिकली हाउ डू यू डू, करे हो जाएगा.
हो जाएगा, हमारे पास इतने लोग हैं, इतने बीएलए हैं। अच्छा, बीएलए की संख्या बढ़ी है अभी, ऑब्वियसली व्हेन यू इन्फ्लिक्ट समथिंग लाइक दिस, सो पीपल विल ट्राई टू कोप विथ इट। अब वो बीएलए की संख्या जो बढ़ी है उसको एक एविडेंस की तरह पेश कर रहे हैं कि दिस शोज दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर डूइंग द राइट थिंग। हाउ डज इट? अब डिमोनेटाइजेशन के समय लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बैंक में लाइन में खड़े हो गए, खड़े होकर के मर गए, कितने सब कुछ हुआ। दैट डजंट प्रूव डिमोनेटाइजेशन, राइट? पीपल हैव टू सर्वाइव, they will have to survive. For survival they do anything, so they will cope with any random order, any very unjust order that the state may issue. Likewise, अब इलेक्शन है, वोट है बिहार में, तो लोग तो नेचुरली वो अपना वोट को बचाना चाहेंगे, तो लोग इसके साथ कोप कर रहे हैं, कुछ बीएलए की संख्या बढ़ रही है। दैट डजंट प्रूव दैट द इलेक्शन कमीशन इज राइट विद द एसआईआर ड्राइव। ये सारी जो बातें हैं, इसको लेकर के तो हमने जो देखा, और इसलिए कल हमने कहा कि हम जिन चिंताओं को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, वी आर होपिंग that we will get some reassuring answers from the election commission. The election commission will at least share some of our concerns. This is a concern कि 8 करोड़ लोगों को आप एक महीने के अंदर कैसे रीच करेंगे, आप कैसे इस बरसात में, बाढ़ में लोगों के पास जाएंगे और कैसे करेंगे। तो लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो एक इलेक्शन कमीशन जो अब वो कमीशन है कि ओमिशन हो गया है कमीशन से, ये तो बड़ा सवाल हो जाएगा कि अगर आपको इलेक्शन कराना है, and if inclusion that every voter, no voter is left out, then obviously the election commission should be concerned. And we were really surprised that none of our concerns appear to have any impact on the election commission. They were just smug in their confidence कि हमने ठीक कर लिया, and there is absolutely no answer why there has been no consultation. So I told him that Chief Election Commissioner and the other commissioners, that in Bihar people have started calling it vote bandi. You may call it SIR, that is your technical term, but for the people of Bihar ये बहुत सीधी बात है, लोगों को नोटबंदी याद आ गई और नोटबंदी की तरह लोग इसको वोट बंदी की तरह देख रहे हैं। तो और जिस तरह से नोटबंदी अनाउंस हुआ था, सडनली रात में 8 बजे 9 बजे आकर के मोदी जी कहते हैं कि भाई 500,000, उस समय तर्क दिया गया था कि ये पहले से नहीं बताया गया इसलिए ताकि जो ब्लैक मनी होल्डर्स है वो पैसा मैनेज ना कर सके। अब इसमें ये जो शॉक एंड ऑ, व्हाई द इलेक्शन कमीशन वांट्स टू शॉक द इलेक्टोरेट, व्हाई दिस शॉक ट्रीटमेंट, व्हाई दिस शॉक थेरेपी, इससे क्या आप करना चाहते हैं कि भाई लोग क्या डॉक्यूमेंट बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है विच शुड हैव बीन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंसल्टेटिव, एंड इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा कि आई बीन होल्डिंग कंसल्टेशंस, दिस इज कंसल्टेशन से हम तय करेंगे। एंड व्हाई ऑन दिस पर्टिकुलर इशू सच ए मेजर, इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम एवरी प्रीवियस इलेक्शंस, व्हेन यू आर अंडरटेकिंग सच ए मेजर थिंग, व्हाई देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसल्टेशन। इसका भी कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो बिहार में हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने 1 जुलाई से हमने एक पैरेलल, हमने कहा कि वोट बंदी नहीं चलेगी, एंड टू डिफेंड द वोटिंग राइट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मताधिकार की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा। अब ये इस चुनाव के लिए मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा एजेंडा ये बनेगा। बाकी मुद्दे हैं, विकास का सवाल है, बेरोजगारी है, विकास के नाम पर गरीबी है, सुशासन के नाम पर अपराधियों का राज है। 20 साल से जो सरकार चल रही है, आज लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं बिहार में, तो सरकार का नॉन परफॉर्मेंस, वो सब एजेंडा है। लेकिन जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो हमें लगता है कि उसका चुनाव आयोग ने उसका सबसे जीता जागता उदाहरण लोगों के सामने पेश कर दिया है कि अब सबसे बुनियादी राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कि राइट टू वोट, और राइट टू वोट अगर चला जाएगा, इसके आधार पर लोगों की नागरिकता अगर संदिग्ध हो जाएगी, चली जाएगी, so that means that you lose your legal existence, you become a stateless kind of a person in your own state. वो बाकी सारे benefits which follow from it, वो सारे benefits चले जाएंगे। तो इतना बड़ा सवाल लोगों के लिए, हमें तो लगता है कि बिहार में this is a major concern, so we are trying our best। अभी तक शायद लोगों को पूरा पता ठीक से नहीं चला है, तो लोगों को हम बता रहे हैं। और वो जो चुनाव आयोग
वो प्रशासन के लोग वो जो सब छोटा छोटा वीडियो पेश कर रहे हैं कि डीएम जा करके बांट रहे हैं, महिलाएं खुशी खुशी ले रही है, कर रही हैं, तो ईवीएम ने कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे ऐसे कुछ डिसेप्टिव सैंपल से आप एक इतने बड़े यूनिवर्स उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई रैंडम सैंपल नहीं है, ये कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, ये आप बहुत सिलेक्टिव ढंग से इसको करके बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। तो वो है नहीं बिहार में। तो हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं और बाकी इंडिया गठबंधन की बात होगी। हो सकता है आज ही शाम को हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे बिहार में। सो विल गो फॉर फर्दर एजुकेशनल स्टेप्स कि कैसे हम ये करेंगे। इलेक्शन कमीशन अगर हम सभी पार्टियों ने चिट्ठी हमने तो सबसे पहले ऑन 25 जून इटसेल्फ वी सेंट अ लेटर टू द सीईसी। वो लेटर है, बाकी सभी पार्टियों ने दिया। कल हम लोगों ने मिल करके पूरी बातें रखी। तो इलेक्शन कमीशन इज अवेयर ऑफ ऑल आवर कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस और रियल वरीज, एप्रीहेंशंस, फियर, वो पता है। और अब जनता भी उसको बताएगी इस चीज़ को, जो पार्टीज के जरिए हम लोगों ने कहा, सड़क पर उतर करके जनता भी इस बात को बताएगी। सो लेट अस होप द इलेक्शन कमीशन इज स्टिल, इट शुड बी ओपन, इट शुड बी अलाइव टू दिस रियल थिंग। और अगर आपने कुछ तय कर लिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई इलेक्शन है, इट्स डायनामिक प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस विच इन्वॉल्विंग पीपल, लाइव पीपल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम। तो वो आपको तो उससे मतलब होना चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे अभी भी कि भले इलेक्शन कमीशन ने कल हम लोगों के साथ बातचीत में कुछ भी नहीं कमिट किया, मैंने उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ही, जो आज भी लिख के जो दिया है कि नो एलिजिबल वोटर विल बी एलिमिनेटेड, दैट्स an absurd truism. That cannot be the answer to these real objections and worries and concerns. लेकिन चुनाव आयोग ने तो ये किया अभी तक, तो हम देखते हैं बाकी इसके बाद इसको लेके क्या होगा। एक और सवाल जो हमने देखा कि इस पूरे एनडीए गठबंधन, क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन विच कंसर्न्स द राइट टू वोट। तो वोटर तो भाई सबको चाहिए, बीजेपी को भी वोट चाहिए, जेडीयू को भी वोट चाहिए, जीतन राम मांझी जी को भी वोट चाहिए। तो आपको अगर वोट से मतलब है तो वोटर से भी मतलब होना चाहिए और वोटर के वोटिंग राइट से भी मतलब होना चाहिए। सो आई एम रियली एस्टोनिश्ड, वेरी सरप्राइज कि ये पूरे एनडीए के जो पार्टीज हैं, उन पार्टियों को इससे कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ऐसा कोई है क्या कि जो मुसहर जाति के जो वोट करते हैं जीतन राम मांझी जी के, दे विल बी सेफ, और जो मुसहर एमएल को वोट करते हैं दे विल बी अनसेफ? ऐसा क्या कुछ है कि ये कोई डिकोडिंग क्या किसी ने की है कि व्हाई दिस पार्टीज आर कंप्लीटली साइलेंट, व्हाई दिस पार्टीज आर एब्सोल्युटली not bothered about the whole thing while the people are bothered? So it's very, very surprising, very intriguing why all these political parties in NDA, they are not bothered. So JDU has supported it. Some JDU leaders have. No, they have supported. I've read Chirag Paswan's interview. They are not just keeping quiet; they are supporting it, and they are saying that this is something needed. But I don't really understand. I mean, if you talk to any person on the ground, you talk to your own voters. तो अब ये कैसे हो सकता है कि you are completely indifferent, completely blind to the real existential worries of the people in a democracy? Thank you. कल चुनाव आयोग में भी आपसे पूछा गया था कि क्या कोर्ट में जाने का कोई ऑप्शन बनता है, क्योंकि 25 जुलाई तक की लास्ट डेट। रणनीति इस पे बात होगी। हमें लगता है कि कोर्ट में जाने का निश्चित तौर पर एक ऑप्शन है, कोर्ट में एक ऑप्शन है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने किया, there are many people out there saying that the election commission has exceeded its brief. It's not within the purview of the election commission. You have sort of intruded into other legislative arena of citizenship, for example. You are dealing with Representation of the People Act. Your job is to enforce the Representation of the People Act, administer that. But in the process, you have entered this tricky terrain of citizenship test. And we know the citizenship test, for example, Assam. It took 2 rounds, 6 years, Supreme Court monitored process. And after 6 years of that grueling test, you had a NRC
where 22 million people, close to 2 million people were left out. और आज सबसे हैरानी की बात है कि असम सरकार उसको नहीं मानती. वो कह रहे हैं कि ये एनआरसी हमें, ये हमारे लिए दिस इज नॉट ए परफेक्ट एनआरसी. दे आर स्टिल लुकिंग एट सम परफेक्ट एनआरसी. उनको परफेक्ट एनआरसी चाहिए. वो जिनको चाहते हैं कि बाहर हो जाए, वो ऐसे लोग बाहर हो जाए. वो जिनको अंदर चाहते हैं वैसे लोग अंदर रहें. तो आप कोई प्रोसेस लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. तो हमें लगता है कि असम का एक्सपीरियंस बता रहा है कि जहाँ 6 साल में आपने एनआरसी का एक्सपीरियंस चलाया, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन एनआरसी. ठीक है, आपने कहा कि हम 2003 को हम मान ले रहे हैं कि 2003 वाले दे विल बी प्रिज्यूम टू बी वोटर्स. तो 8 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से मांगेंगे. असम में 3.3 करोड़ थे एप्लीकेंट्स, 33 मिलियन. तो अगर असम में आपको इतना समय लगा, वो एक्सपीरियंस आपके पास है, एंड यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट इन बिहार विद इन 1 मंथ, इलेक्शन से पहले एक सिटीजनशिप टेस्ट अब करा रहे हैं पूरे. तो इसलिए सवाल तो बहुत खड़े हो गए हैं और हमें लगता है इट कंसर्न्स ऑल पार्टीज, द होल ऑफ इंडिया. नोबडी कैन बी ब्लाइंड टू दिस. वी कांट अफोर्ड. तो ये एक नेशनल इशू भी है, बनना चाहिए बिल्कुल इसको लेकर के. इसके साथ एक मसला है, हम थोड़ा इसके साथ फ्लैग करना चाह रहे हैं. जिस तरीके से बिहार में लोगों का वोट छीना जाता है, दिल्ली में हमने देखा कि अधिकतर जो प्रवासी मजदूर जो काम करते हैं दिल्ली में, उनके घर तोड़े. हमारे सेंट्रल कमेटी मेंबर है श्वेता, दिल्ली स्टेट कमेटी मेंबर है. उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों के अभियान भी चल रही है, उनके घर तोड़े गए, मलबा वहीं पे रखा हुआ है. और ऐसा लग रहा है कि आज के वक्त में अगर कोई बिहारी दिल्ली में रह रहा है, एक तो वोट उनका घर में छीना जाएगा, अगर घर उनका दिल्ली में है वो तोड़ दिया जाएगा. तो इसका एक छोटी सी जो भी दिल्ली में हो इसका उसका भी ऐड कर देते हैं. देखिए, जैसा कि बाला ने बतलाया, मैं आपको उसमें ऐड करना चाहूँगी कि अभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पिछले 1 महीने के अंदर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह जो है वो झुग्गियां, घर तोड़ी गई. और ये कौन लोग हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं? ज्यादातर लोग दिल्ली के प्रवासी मजदूर हैं जो बड़ी संख्या में बिहार से और उसके बाद यूपी से, झारखंड से दिल्ली आते हैं. अब अगर मैं एक उदाहरण दूं वजीरपुर में एक बड़ी संख्या है जो बिहार से दिल्ली आकर के और लंबे समय से रह रही है. अब उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल भी है, जमीन का एक छोटा मोटा कागज भी है, जो कि 15-20 साल से नहीं, 40-40, 45-45 सालों से रह रहे हैं. और जिन्होंने लास्ट विधानसभा इलेक्शन में या उससे पहले लोकसभा इलेक्शन में जो होते आए हैं उसमें वोट किया, अचानक से उनके घर तोड़ दिए जाते हैं और ये एक पूरा माहौल बनाया जाता है कि ये अवैध है. तो सवाल यही है जो बात लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम अवैध हैं तो हमारे वोट से बनी हुई आपकी सरकार, क्या वो उसको हम वैध मानेंगे? या फिर अचानक से जिन एड्रेस पे आप हमसे वोट मांगते हैं, जिन एड्रेस पे हमारे तमाम आईडी हैं, वो अचानक जो कि खुद भारत सरकार ने दिए हैं, वो कैसे इनवैलिड हो जाते हैं? तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से हमारे देश में जो गरीब वर्ग है उसका जो बेसिक संवैधानिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उससे भी कहीं ना कहीं उसको भी छीनने की पूरी कोशिश चल रही है. कि एक तरफ चूंकि रोजगार नहीं है, लोग बड़ी संख्या में पलायन करके दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं रोजगार के लिए. यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत एसेट करके वो बना पा रहे हैं उसको भी तोड़ दिया जा रहा है. जब बिहार लौट करके वो कुछ कर पाए, वहां पर भी एक तरीके से उनके वोटिंग राइट्स छीने जा रहे हैं. तो हम लोगों को लगता है कि ये बड़ी संख्या में जो हमारे देश का गरीब वर्ग है उसको कहीं ना कहीं उसके अधिकार से, उसके संवैधानिक अधिकार से एक तरह से बेदखली का एक पूरा प्रोसेस चल रहा है. दिल्ली में नारा इनका था, जहां झुग्गी वहीं मकान. अब हो गया कि जहां झुग्गी वहीं बुलडोजर. CEC said that this is a new election commission. Did you interrogate him on what
Yes, of course, we all felt very surprised when he said that this is a new commission. So, because we all know that the commission is a permanent body, it's a constitutional body. Commissioners change, but the commission doesn't change. So, in fact, we had to interrupt him, and I think he got it that what he said is a new commission, and that doesn't really hold. So, and as a new commissioner, if he set a certain standard, and he himself is not abiding by it, going because no consultation before this thing. I don't know if he meant this, that this is going to be the new order of the day, and you have to be ready for it. I don't really know, but we were really surprised when the Chief Election Commissioner, in his welcome kind of note, he said that we are a new commission. Have you got any answer that why this fixation in 2003? No, I think 2003 probably. Maybe it is to do with the Citizenship Amendment Act. There was a amendment then in 1987. That is so probably 1987 and 2003 more or less correspond. People born before 87, most of them should be on the 2003 list. But anyway, the Election Commission doesn't explain. I mean, these are the obvious questions. And why 2003? So They did not have any particular answer to this. Well, question is, What would be- are you happy with this yesterday's meeting? no, not at all, not at all. And I made it very clear. We were really very, very upset. We were shocked. At least the list that we expected, the Election Commission would acknowledge, yes, this is something impossible that we have undertaken. Maybe hoping against hope that, okay, let us see how it proceeds and then we'll take a call, we'll make a review. The list that the Election Commission should have said, kuch bhi nahi. And of course, the other parties, no, at least some answer. Why suddenly, with this kind of suddenness and this kind of complete secrecy, you just inflict this SIR on the people? The parties are completely kept in the dark. तो कोई आंसर तो उनके पास नहीं है. Just one thing I want to add. After the Maharashtra elections, so many questions arise on election commission, the way of their acting. Many people allege that election commission benefit for the ruling parties like BJP. In past, whenever Rahul asked question to the election commission, BJP leaders come in there giving the answers. Okay. So as you mentioned now, आपने अभी mention भी किया कि जो भी बिहार के रूलिंग पार्टीज हैं वो उनको आगे आना चाहिए इस मसले के लिए, लेकिन ऐसा अभी तक तो वही तो मैं क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो मूव है रूलिंग पार्टीज जो है बीजेपी जेडीयू उनके लिए ये एक फायदेमंद साबित हो सकता है? नहीं, हमें लगता है कि देखिए नहीं, हम देखिए किस पार्टी को फायदा होगा किसको घाटा होगा इस एंगल से देख ही नहीं रहे हैं इसको. दिस इज ए मच मोर फंडामेंटल क्वेश्चन देन दैट. ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग राइट विच इज सैक्रोसैंक्ट, वो खत्म हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का बचेगा क्या? तो हमारे नजर में वो वोटर है, वो एवरेज वोटर है, वो इन्हीं को भी वोट करे, वो बीजेपी को वोट करे, आई विल डिफेंड दैट वोटर. उनके वोटिंग राइट को हम डिफेंड करेंगे. इसीलिए हमारे लिए पार्टीज इसमें सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी है. एंड इफ क्वेश्चंस हैव कम अप regarding Maharashtra, so the Election Commission will have to give credible answers about Maharashtra. You can't make Bihar, and in fact Bihar is only adding more questions to it. If there are questions at Maharashtra, there are a lot of manipulations, there are a lot of things which are basically you cannot find credible. So that you will have to provide credible answers on the basis of Maharashtra elections, in Maharashtra, to the people of Maharashtra. So you don't answer by making the Bihar election a scapegoat, Bihar election a guinea pig to explain Maharashtra. I mean, this cannot be the way. And tomorrow, then when the Bihar questions will be made, and you will make Bengal the next guinea pig for that. And then some questions will come up in Bengal, and will make UP the guinea pig for that. This is not how democracy is not, this kind of an experiment cannot go on. Final
सीईसी साहब ने इस बात को बार बार बहुत उत्साहित में जैसे ही एक विपक्ष के पार्टी के नेता थे वो कह रहे थे, महाराष्ट्र के उदाहरण देते, उनको बोलने भी नहीं दिया, तुरंत रोकते हुए बोला इसीलिए हम बिहार आए। बार बार इस बात को जिक्र किया कि बोला इसीलिए बिहार आए। ऐसा लग रहा था कि एक गलती को दूसरे गलती से सही करने की कोशिश में, बट ये नहीं दिख रहा कि दोनों गलती मिलके संविधान को ही खत्म कर दो। और बार बार उस पर भी जो शोभना ने पूछा कि नया इलेक्शन कमीशन कहना चाहिए नहीं इस तरीके से। पूरे डेलीगेशन में कल मैं यंग था, सबसे उम्र में थोड़ा कम, हम लोगों की थोड़ी उम्मीद रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो साथी जो लोग बैठते हैं उसे एक एक्सपेक्टेशन देते हैं, एंड बहुत दफा हमने पढ़ा भी है सीईसी द टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट जिस तरीके का व्यवहार उनका रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई बेसिक डेकोरम विपक्ष के तमाम नेताओं को लेकर था। विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या बोला क्या नहीं बोला, बट एक बेसिक डेकोरम होती है एक दूसरे से चीजें कहने की और बात करने की। उन्होंने कई सारी बातें कई तरीके से बोला, विपक्ष के तरफ से सब लोग डेकोरम मेंटेन करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ हमने बात किया, बात रखा, कई दफा चीजें हीटेड भी हुई, उसके बाद भी लोगों ने इस बात को समझा कि उस कुर्सी में बैठने वाले व्यक्ति से ज्यादा उस कुर्सी का गरिमा, क्योंकि उसी को बचाने के लिए लड़ाई। कुर्सी में जो व्यक्ति है वो हो सकता है कल बदल जाएंगे, बट जो भी इंस्टीट्यूशनल चेंज वहां पे होगी, तो इसीलिए जब उन्होंने इस बात को बोला कि नया इलेक्शन कमीशन, सबको थोड़ा ये लगा कि इलेक्शन कमीशन नया कैसे हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर नया हो सकता है, कई सारे बात। पालकर मेरा सवाल है कि जैसा आपने कहा कि चिराग पासवान उस मामले पर समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू समर्थन कर रही है, तो क्या आप लोग दोनों पार्टियों से समर्थन मांगेंगे कि आप आइए, क्या ब्लॉक तो है नहीं, आप दोनों पार्टी आगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए और सपोर्ट कीजिए इस मसले? नहीं, तो हम तो बोल ही रहे हैं सभी लोगों को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पोजीशन लिए हैं कि उनके पक्ष में बोल रहे हैं। जितेंद्र मांझी जी का भी हमने कहीं बयान देखा, तो इसीलिए हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई जो भी पार्टी इस बिहार में आप हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार चलाते हैं, वोट लेते हैं, तो आपको वोट से अगर मतलब है तो वोटर से मतलब होना चाहिए, और वोटर का जहां से वोटर का वोटिंग राइट मिलता है उससे मतलब होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि एक वोटर है, उस वोटर की परेशानी, वोटर के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उनके सामने इतना बड़ा खतरा, आप इससे कैसे नजर चुरा सकते हैं कोई भी पार्टी? तो आपको सिर्फ फायदा चाहिए और मैंने वोटर की परेशानी में आप सुख दुख में उस समय उनके साथ नहीं खड़ा होना है, ये तो हो नहीं सकता ना। इसीलिए हमें लगता है कि इन पार्टियों के लिए सवाल है, लोग पूछेंगे सवाल कि आप बिहार में हैं, उस समय आप कहाँ थे, उस समय आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे जब लोग इतने परेशान थे, डॉक्यूमेंट तलाश रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, तो उस परेशानी में वेयर आर दिस पार्टीज, तो ये तो सवाल तो रहेगा। अभी इस बार ये इशू सामने आया, पिछली बार जब बिहार इलेक्शन हुए थे उसके ठीक पहले कोविड आया था, काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स पैदल या ट्रेन में लंबी जर्नी करके वापस पहुंचे थे। अभी ये वाला इशू आ रहा सामने, ये जो जन अभियान है इसका मतलब कुछ एस्पेक्ट्स हाईलाइट करेंगे, किस तरह से इस इशू को लेकर जाएंगे, और क्या आपको लग रहा है किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से आ रहा है? नहीं, जनता का तो रिस्पॉन्स तो बिल्कुल है। हमें पहली बात तो जनता को तो पहले जानकारी नहीं थी, अचानक इन्होंने 24 तारीख को कहा कि कल से हमारा अभियान चालू। तो कल से क्या था, पहले तो डीएम जाकर के एक मीटिंग बुलाए, कुछ किए, तो जनता को धीरे धीरे पता चल रहा है। तो एक तो हमारे अभियान के पीछे प्राइमरी पर्पस ये है कि टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज एट स्टेक, एंड द अदर थिंग इज ऑफ कोर्स टू शेयर विद द पीपल देयर क्राइसिस। वो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? अब इलेक्शन कमीशन has said that this list is indicative. There is another thing we expected from the election commission yesterday, because the circular said this is not an exhaustive list, this is an indicative list, and in that indicative list of 11 ID proofs you will find NRC, which is not applicable for Bihar. You will find there is something called family register. I'm told that also doesn't apply for Bihar. So effectively only there are 9 things which apply for Bihar. So I expected that at least the election commission should open to suggestions that what more, how do you assist people who do not have this? It is very clear
it is very clear that there is a good number of people who do not have any of these documents. ये तो आपको पता है. अब ये जब सब कुछ एवरीथिंग, देयर आर सर्वे रिपोर्ट्स, देयर आर स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स, तो इलेक्शन कमीशन जैसे एक बॉडी आपको तो उस फाइंडिंग्स के आधार पर बात करनी चाहिए. व्हेन यू हैव अंडरटेकन समथिंग सच ए स्टुपेंडस टास्क, तो आपके पास तो कुछ होना चाहिए. ये कंसर्न भी हमने नहीं देखा कि चलो ठीक है, ये 11 का जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम बढ़ाएंगे, वी विल इनकॉर्पोरेट मोर डॉक्यूमेंट्स. जो सवाल सब लोग कर रहे थे, भाई मामला क्या है कि आधार इसमें क्यों नहीं है, आपके एपिक इसमें क्यों नहीं है, आपका वो राशन कार्ड इसमें क्यों नहीं है. तो जो कॉमन थिंग्स, इट मीन्स दैट ऑल दिस थिंग्स आर सस्पेक्ट इन योर आइज. आधार इज सस्पेक्ट इन योर आइज, राशन कार्ड इज सस्पेक्ट इन योर आइज. तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स विच आर वाइडली अवेलेबल एंड यूज्ड बाय द पीपल एज प्रूफ्स ऑफ देयर आइडेंटिटी, वो आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. सो देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो ये जो एक बहुत ही इंट्रिगिंग मामला है, एंड एब्सोल्युटली देयर आर नो आंसर्स. If people are left out, did they say will there be any recourse that they can take if अगर नाम नहीं आया तो कुछ और? No, the only thing they said is on people whose names were there on 23rd June 2025. That is just the day before the SIR was launched. तो जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में था, उनको हम एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे. सो उनके पास एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, इसकी गारंटी वो कर रहे हैं कि नोबॉडी विल बी लेफ्ट आउट. तो एन्यूमरेशन फॉर्म जब मिलेगा तो बट उस एन्यूमरेशन फॉर्म आपको भर के देना होगा, और एन्यूमरेशन फॉर्म आप जैसे भरेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. तो ये सारी बातें तो है. उन्होंने यही दो बातें कही कि हम 2003 व्हाट इज दैट, 3 थिंग्स. वन इज 2003 वोटर लिस्ट, जिनको हम मानेंगे presumed to be citizens. Then 23rd June 2025 voter list, जिसको हम मानेंगे for enumeration form. And then third thing is no eligible voters will be left out. And that is a $1 million question. कि वो एलिजिबिलिटी के लिए तो आप इसको काम को कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी तय करने के लिए. So is there any online process for doing this? I'm not too sure. I don't think there is. ये जो बाहर रहते हैं हाँ, वो ऑनलाइन कर सकते हैं. ये बाहर वालों के लिए तो मैं अद्भुत चीज बोलता हूँ. वो अभी नहीं, बाहर वालों के रियलाइज कर सकते थे, वो भी कर सकते नहीं, हैं. बाहर वालों के लिए उन्होंने बहुत अद्भुत चीज बोला. उन्होंने किस संदर्भ में किस लिए उन्होंने बोला, वो ज्यादा मुझे लगता है सीसी साहब खुद ही इसको एक्सप्लेन मुझे ज्यादा बेटर लगता है. बट उन्होंने बोला बिहार में विक्टिम मार्जिन छोटे होते हैं. जिस तरीके से बोला है कि बिहार में इलेक्शन मार्जिन कम होते हैं, करीब करीब 20% प्रवासी मजदूर. क्योंकि एक सवाल आई थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आप किस आधार पे कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि 90 दिन अगर कोई कहीं रह रहा है तो उनको वोट का अधिकार. बोलते हैं एग्जैक्टली वोटिंग मार्जिन कम है, 20% लोग बाहर रहते हैं. अगर उस रहते हैं बोलकर रुक गए थे, फिर हमने पूछा फिर क्या, बोलेगी फिर उनको कागज दिखाना पड़ेगा. तो फिर मतलब हो सकता है वो अप्लाई कर दे सकते हैं, आई एम नॉट टू श्योर. लेकिन व्हाट द इलेक्शन कमीशन एक्सपेक्ट्स कि उनके जो लोग जाएंगे, वो कह रहे हम 3 बार जाएंगे. एक बार फॉर्म लेके जाएंगे, एक बार एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करके उसको कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो एक बार तो कम से कम को मिल जाएगा. ये उनका असम्पशन है. अच्छा, लेकिन कि फिजिकली वहाँ रहना पड़ेगा. वही तो कह रहे हैं कि उसमें सो दैट you can claim that you ordinarily reside there, right? ये अजीब टाइप के. The season when the enumerators are going to do their rounds, the season when they actually go to Punjab and other. Exactly. This is the peak season of migration. Peak season of the seasonal migration. For that, this is the peak season. और वो BLA या जो भी जाएंगे घर घर, उनके लिए भी सबसे दिक्कत वाला है मॉनसून, फ्लड्स. अब कैसे करेंगे? तो अब ये सारे सवाल पर हम लोग बात कर रहे हैं, बट इलेक्शन कमीशन. जैसे स्टूडेंट्स का ही सोच लीजिए, कोई पढ़ रहे हैं BHU में, रहते हैं बिहार में, सेमेस्टर ब्रेक में घर जाते हैं. सेमेस्टर ब्रेक खत्म हो गया, वो गए हैं पढ़ने, अब वो जाएंगे उनको वो तो इधर बैठे उनको वोट का टिकट. सिमिलरली
जो माइग्रेशन तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब त्योहार में गया हो या कोई शादी में गया हो, कहीं पे कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन एंड द लॉजिक दैट हैव बीन गिवन, उसके लिए वो कोई भी कानूनी तरीका हो या जो भी लॉजिकल आपको सॉल्व करे, उसका कोई डिफेंस ही नहीं। 20% ऑफ वोटर्स बाहर रहते हैं या 20% ऑफ वोटर ही बोला हूँ। वो बिहार के बाहर रहते हैं? उनका आंकड़ा है, हमने पूछा ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला, उन्होंने बोला नहीं ये 20% है। अब उन्होंने इंसिस्ट किया इसको कई बार, इसीलिए हमको लगा 2025 की जो लिस्ट फाइनल आई थी उसका 20%। अब ये अब सब वो उतना क्लियर नहीं है। मैंने एक एस्टिमेट उन्होंने दिया कि बिहार में 20% वोटर्स बाहर है। तो अगर दिमाग में ये बात है कि बाहर है तो बाहर ही रहना चाहिए, है ना। बाहर जो है भीतर आकर के वोट मत डालो। दिल्ली में भी बहुत से लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं बिहार के, और वो इस चीज से अभी अवेयर ही नहीं। मैंने कई लोगों से बात की, उनको पता ही नहीं उनका नाम वहाँ पे शायद कट जाए। इनको भी अवेयर करने के लिए मतलब ये काम तो शायद चुनाव आयोग का होना चाहिए, बट आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ लोगों हम लोग करेंगे, हम लोग बाकी जगह भी प्रवासी मजदूरों के बीच में भी हम लोग जा रहे हैं, जो बाहर रहते हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक एक्स्ट्रा काम चुनाव से पहले, जो आपका चुनाव कैंपेन है, चुनाव के इश्यूज को लेकर के, ये एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर थोप दिया गया कि डील विथ इट नाउ। तो ये तो, और पता नहीं अगर मुझे लगता है कि अदर पार्टीज जो है अपना अब ये तो अदर पार्टी से बता पाएंगे हाउ इज इट दैट दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। तो क्या ऐसा कुछ है कि कुछ वोटर्स हैं, कुछ पार्टीज हैं, दे आर इंसुलेटेड from all the vagaries of this whole exercise, and the vagaries and the likely errors, they only affect some parties and some sections of electorate. I don't know. एक लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप के लिए कोई आपने डेडलाइन आपने तय किया है कि चुनाव आयोग कुछ स्टेज ज्वाइन करता है तो? नहीं, वो तो हमने कहा कि हम देखिए, हमारे लिए तो चुनाव आयोग एक डायनामिक बॉडी है, तो इसलिए आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि ठीक है, हम लोगों ने जब बात की चुनाव आयोग को बात समझ में नहीं आई, बट नाउ पीपल इन बिहार दे विल बी स्पीकिंग आउट। तो वो बोलेंगे, लोग सड़क पे उतरेंगे, बोलेंगे। तो वो लोग जब और बोलेंगे, ठीक है, नेताओं की बात आपने सुनी नहीं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आई, आपको लगा कि इट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन जनता जब बोलेगी, जिस जनता के लिए आप कह रहे हैं वोट करा रहे हैं, तो उनके जब आवाज, वी विल ट्राई टू एम्पलीफाई दैट वॉइस फ्रॉम द ग्राउंड। वो हम करेंगे पूरे बिहार में, पूरे देश में, क्योंकि ये नेशनल एजेंडा भी है, इसीलिए अदर पार्टीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। Yesterday 10 parties were there. Day before yesterday, I think TMC had a delegation. So parties are involved because this is a national issue and it affects us all. So we saw so much protest on CA and NRC. This is you're comparing it with the same thing. So can we also expect some protest actions from the parties here or in Bihar? नहीं, बिहार में तो लोग कर ही रहे हैं। अभी मैंने लगता है कि बिहार में तो वही चुनाव होना है। अब इसमें देखिए, दो बातें लोग कर रहे हैं। एक तो हमने कहा कि नोटबंदी, द मैनर इन विच दिस हैज बीन इन्फ्लिक्टेड, दैट इज वेरी मच, इट रिजेंबल्स द डिमोनेटाइजेशन, और उसी लिए लोगों ने इसको वोटबंदी कहा, नाम दिया है। Yes, I told CEC that, excuse me, this is how the people are looking at it. You may have a big term, SIR, special intensive revision and all that, but the people have given it a very simple name and out of their own experience, lived experience, because these are the very people who actually had to suffer the shock of demonetization. So you have given a shock therapy. So this shock treatment, तो लोगों ने shock का नाम दिया है. But other thing is, of course, NRC. This is akin to NRC because you are asking the people to prove their citizenship. तो NRC तो असम में तो चलो, NRC को लेके उसको लेके बहस थी, बहुत दिनों से चर्चा थी, आज भी चर्चा है। NRC 6 साल लगे, और यहाँ तो एक तरीके से सडनली समथिंग अकिन टू NRC तो आपने कर दिया यहाँ, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन से आपको सकारात्मक जवाब मिलेगा, और अभी आपने आंकड़ों की बात की कि 20% उन्होंने बोला
मोटा मोटी बोला 20%, क्योंकि आंकड़े जो चुनाव आयोग के उन्होंने पिछले इलेक्शन में देखे कि वो रैंडमली कभी भी बदल सकते, कल वो आगे जाके कहे कि वो 30% है या 15%। नहीं तो 20% पता नहीं, 20% उन्होंने जो कहा वो एक तरह माइग्रेशन के संदर्भ में कहा, तो अब पता नहीं, मैंने इट्स ए नंबर 20% एस्टिमेट, इसका मतलब ये है कि was it the CEC's way of telling us that you should expect 20% pruning of the electoral roll? महाराष्ट्र में तो उल्टा हुआ, एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्टोरल रोल होना चाहिए. So that's what I'm saying. That's what I'm saying. If they are correcting the Maharashtra thing, so by in Bihar कि वहाँ हमने एक्स्ट्रा दे दिया था और यहाँ वो 2AB वहाँ था, महाराष्ट्र में एक्स्ट्रा 2AB आ गया था और बिहार में -2AB कर देना है यहाँ, तो पता नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये हम लोग ले जाएंगे लोगों के बीच में. अभी तो इसको करेंगे ही हम लोग, और शेष अपना हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, सही ढंग से हो. अब ये जो पूरी एनर्की है, अनफॉर्चुनेटली इट इज द इलेक्शन कमीशन which has caused this kind of anarchic situation in Bihar. So, but we would like the people of Bihar to become victims of anarchy. We would like the democracy to, thrive in India, elections to happen, peacefully, and so that we told the election. He said that for them the eligible voters. I said every vote counts. Eligibility, of course, you judge eligibility, but this is not, you cannot be the way of judging eligibility. If there are really concerns, if there are really complaints, there is a standard process. There is a round the year process for the election commission to correct, verify, to correct your scrutinize, everything. At every stage you scrutinize. So that is your routine, normal process of scrutiny. But this is a surgical kind of a thing, special surgical strike almost.